दिल्ली में 3 रियासतों के वज़ीर आला के नाम पर गौर खौस का सिलसिला जारी है। आला कमान के सामने बड़ा चैलेंज है कि बगैर इख्तिलाफ के किसी नतीजे पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए और इसी सिलसिले में सुबह से ही मीटिंगों का दौरा है। साथ ही वज़ीर आला के दावेदारों के हामियों की बड़ी तादाद भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, कई दिन हो चुके हैं, बल्कि आज का दिन दिल्ली की जो सर्दी है उसको जरूर गरमा रहा है सीएम के नामों से। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभी की जो ताज़ा अपडेट है मैं वो आपको बताऊं कि कमलनाथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। कमलनाथ से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंचे थे और मध्य प्रदेश का जो पूरी टीम है, दीपक बावरिया हैं, इसके अलावा जो पर्यवेक्षक के तौर पर ए.के. एंटनी और भंवर जितेंद्र सिंह गए थे, वो राहुल गांधी के आवास पर पिछले आधे घंटे से ज्यादा देर से बैठे हुए। सोनिया गांधी पहुंच चुकी है राहुल गांधी के आवास पर और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर बैठक होगी। पर्यवेक्षक जो गए थे, विधायकों की क्या राय है, उन सभी बातों को अभी इस बैठक में बताया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो दोनों दावेदार है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, वो दोनों भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के घर पर। सुबह की अगर अपडेट की बात करें तो राजस्थान को लेकर एक मैराथन बैठक सुबह भी हुई थी, जिसमें जो सभी तमाम नेता है राजस्थान को लेकर, अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी हैं, इसके अलावा जो के.सी. वेणुगोपाल जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया था राजस्थान, जो 4 सेक्रेटरी है वो वहां मौजूद थे। और पहले सचिन पायलट को राहुल गांधी ने तलब किया और उसके 20 मिनट के बाद अशोक गहलोत राहुल गांधी के यहाँ पहुंचे और 1 to 1 दोनों से बातचीत कर राहुल गांधी के आवास से ये दोनों ही नेता रवाना हुए। बड़ी बात यह कि अब तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान इस बात पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर कांग्रेस का सीएम राजस्थान में कौन होगा। मध्य प्रदेश की बैठक चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो राजस्थान के लिए है। लगातार जो खबरों के हवाले से जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि अभी भी फीडबैक लिया जा रहा है। जो बैलेंस जो दोनों में से किसी गुट के विधायक नहीं है, उन विधायकों से बातचीत की जा रही है। आला कमान लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है और एक अलग व्यू लाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर प्रदेश की क्या पसंद है, वहां के जो बड़े नेता हैं वो क्या चाहते हैं, सीएम के तौर पर कौन हो। हालांकि जयपुर की अगर अपडेट की बात करें तो अशोक गहलोत के आवास के बाहर उनके मुख्यमंत्री बनने की बधाई का पोस्टर लग चुका है। दोनों ही तरफ से दावेदारी उतनी ही की जा रही है, लेकिन आला कमान की तरफ से अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही है। पहले बताया जा रहा था कि कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ दिल्ली में ऐलान कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम कौन होंगे, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि जयपुर में देर रात ऐलान हो सकता है कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। जी रंजीता, इतने सारे इलेक्शंस हम लोगों ने कवर किए हैं, बहुत कुछ हमने देखा है सियासत में भी, लेकिन इधर 2-3 दिन से जिस तरह से जब से कांग्रेस ने तीनों स्टेट्स में जीत हासिल की, इतनी शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद शायद ये ऐसा पहला मौका है जब सीएम के नाम के लिए इतना ज्यादा तरद्दुद किया जा रहा है, इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। बिल्कुल जैसे लग रहा है मीडिया को भी कैप्चर करके रख लिया है दिल्ली में कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार चुनाव से पहले ये कहती नजर आई कि हम एकजुट हैं और सभी नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई हमारा सीएम फेस नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तीनों राज्यों में जीत हुई पार्टी की, कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ये जो साइलेंट जो फॉर्मूला था वो हिट रहा, कोई चेहरा नहीं था और सामूहिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक साथ मिलकर, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, हल्की फुल्की नोकझोंक बड़े नेताओं के बीच हुई टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन सामूहिक तौर पर सभी ने जोरदार तरीके से प्रचार किया और ज्यादा से ज्यादा सीटें आई। शायद यही कारण है कि कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बना रही है, लेकिन इसका खामियाजा अब कांग्रेस आला कमान को देखना पड़ रहा है, क्योंकि प्रबल दावेदारी ना तो राजस्थान से और ना ही मध्य प्रदेश से, दोनों ही तरफ से नेता छोड़ रहे हैं। उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास तक सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो पहुंचे और साफ तौर पर उनका कहना है कि सचिन पायलट युवा है, राहुल गांधी युवा की बात करते हैं तो युवा को बागडोर देनी चाहिए राजस्थान की। जहां तक अशोक गहलोत की बात है तो बड़े नेता है, उनको दिल्ली
कस्टडी में रखना चाहिए। तो इस तरह की कार्यकर्ताओं की और समर्थकों के डिमांड इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, राहुल गांधी के आवास के बाहर उनका समर्थन की नारेबाजी हुई है। तो मुश्किल है आला कमान के लिए फैसला ले पाना, शायद यही कारण है कितनी माथापच्ची हो रही है। राहुल गांधी अपने आवास से पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट में जाकर बयान देते हैं कि जल्द फैसला होगा, उसके बाद फिर बैठकें होती है और सोनिया गांधी के आवास राहुल गांधी निकलते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी भी इस पूरे फैसले में आती हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है, आलाकमान को ये लग रहा है कि जो चेहरा दिया जाएगा सीएम का वो मैसेज 2019 के लिए भी होगा। जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तीनों राज्यों में एक तरह का मॉडल ना हो, अगर युवा है तो दूसरी जगह किसी वरिष्ठ नेता को मौका दिया जाए और जाति को भी खासा ध्यान में रखा जाए, ऊंची जाति के लोगों को भी, जो अपर कास्ट है उनको भी खुश किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सेमीफाइनल मानते हैं और 2019 का फाइनल अगर कांग्रेस को जीतना है तो राजनीतिक तौर पर ये दाव पेच भी पार्टी को समझना पड़ेगा। जी, तो बहरहाल अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार है और आप और अपने तमाम नुमाइंदों के जरिए हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता झा इस तमाम तर डिटेल जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी है। 2001 में आज ही के दिन दहशतगर्दों के हमले में 9 अफराद की जान गई थी। इनमें 8 सिक्योरिटी जवान शामिल हैं। नाम नेहाद लश्कर तैयबा और जैश के दहशतगर्दों ने यह बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी थी। AK-47 से लैस दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस नापाक कोशिश को नाकाम बना दिया था। साजिश के इल्जाम में अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए कसूरवार करार दिए जाने के बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। और वहीं पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पार्लियामेंट अहाते में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर जमा हुए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। जो कार्यक्रम है वो उसी उद्देश्य से है, उचित है। मैं इसमें सम्मिलित हो सका हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि हमारा देश सुरक्षित है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी को देना चाहिए तो हमारे देश की सेना के जवानों को, हमारे CAPF के जवानों को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया जाना चाहिए। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही आज दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में PM मोदी और अमित शाह समेत तमाम बीजेपी अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। 5 रियासतों बीजेपी की शिकस्त के बाद इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा था। बताया जाता है कि असेंबली इंतखाबी नताइज पर कोई बातचीत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ऐसे में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल 2004 के इंतखाबी हलफनामे 2 मुजरिमाना मुकदमों को छुपाने का इल्जाम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सतीश ओके नामी एक वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इन दिनों म्यांमार के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया का ये दौरा 5 दिनों का है। इस दौरान सदर जमहूरिया ने म्यांमार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राइस बायोपार्क का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की लैब का भी जायजा लिया। सदर जमहूरिया पहली बार म्यांमार के दौरे पर गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। और अब बात करेंगे हाई प्रोफाइल शादी की। मुल्क के मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी कल रात आनंद पीरामल के साथ शादी के रिश्ते में बंध गई। शादी की तकरीब में बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर सियासी दुनिया की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब मुंबई में वाक़ अंबानी रिहाइशगाह एंटीलिया में मुनक़िद की गई। दोनों की शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई। ईशा अंबानी और पीरामल ग्रुप के मालिक अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल की उदयपुर में हुई प्री वेडिंग सेरेमनी में खानदानी मेहमानों के साथ साथ तकरीबन पूरा बॉलीवुड रौनक बिखेर रहा था।
नोएडा में एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बताया जाता है कि ये कॉल सेंटर अमेरिका और कनाडा के बाशिंदों से पैसा ठगा करता था। पुलिस ने 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए। नोएडा पुलिस, FBI और कनाडा पुलिस की मदद से इस रैकेट का खुलासा हुआ। गाजियाबाद में लोनी थाने के नजदीक 30 साल खातून की लाश मिली। लाश की पहचान कविता के तौर पर की गई। खातून का कत्ल गला रेत कर किया गया। खातून के साथ इस्मत रेजी की बात भी सामने आई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेडीज आई थी लैट्रिन करने के लिए, उसने देखा है। वहाँ कोई बात नहीं, 3-4 जने लेके अभी सबको इकट्ठा करके जब चलते हैं मौके पे। जब हम यहाँ पे आए तो देखा इसकी यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये काम वाम नहीं करती थी, ये तो उसके पास रहती थी दूसरे आदमी के, पहले वाला छोड़ दिया था इसने। विवाद तो जिसका किससे कोई लड़ाई झगड़ा किससे कोई था ही नहीं। इसके पास कोई धन दौलत भी नहीं है कि भाई इसके लिए कोई इसके साथ है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए वज़ीर आला हो सकते हैं। रियासत में कांग्रेस को अक्सरियत के करीब लाने में कमलनाथ ने काफी अहम रोल अदा किया है। एक तज्जियाती रिपोर्ट। कमलनाथ मध्य प्रदेश के वज़ीर आला हो सकते हैं। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब कर लिया गया। रियासत में कांग्रेस को अक्सरियत के करीब लाने में कमलनाथ का अहम रोल रहा है। वो अपने मैनेजमेंट और सियासी तजर्बे के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वे छिंदवाड़ा से मेंबर पार्लियामेंट और रियासती सदर हैं। इनकी पहचान एक अच्छे लीडर के तौर पर होती है। कमलनाथ की पैदाइश यूपी के कानपुर में हुई। देहरादून के दून स्कूल से स्कूली तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से आला तालीम हासिल किया। 34 साल की उम्र में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। संजय गांधी के करीबी दोस्तों में कमलनाथ का शुमार होता था। हवाला कांड में नाम आने के बाद 1996 में इंतखाब नहीं लड़ पाए थे। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कमलनाथ मरकज में कई बार वजीर रह चुके हैं। 27 अप्रैल 2018 को पार्टी ने उन्हें MP कांग्रेस का सदर बनाकर भेजा। कमलनाथ ने अपने वेल मैनेजमेंट से रियासत से गायब हो चुकी कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में नए वज़ीर आला को लेकर लोगों की भी मुख्तलिफ राय है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल के लोगों से उनके तासुरात जाने। प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने बाजी जरूर मार ली, लेकिन कांग्रेस के बाजी मारने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा, वज़ीर आला को लेकर जो है मंथन जारी है। मध्य प्रदेश की जो है भोपाल में भी मीटिंग कल हुई, आज भी मीटिंग होगी, दिल्ली में भी मीटिंग जारी है। लेकिन एक आम वोटर क्या चाहता है उससे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो किस तरह की क़यादत देखना चाहते हैं और उस क़यादत से किस तरह का मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। मुशाहिद साहब, किस तरह की क़यादत चाहते हैं? जहाँ तक CM का नाम चल रहा है मामला, तो मैं समझता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहतर जो है सलाहियत के मालिक हैं, अच्छे सलाहियतमंद है। लेकिन सलाहियत के मालिक आप कैसा चाहते हैं? मैं कमलनाथ जी जैसे चाहता हूँ। जैसा कि मैं युवा हूँ और आप सबको मालूम है कि प्रदेश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर बहुत काम किया है और वहाँ के युवाओं को रोज़गार मुहैया कराए। तो हम लोग चाहते हैं कमलनाथ जी प्रदेश के मुखिया बने और यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के युवाओं को भी, पूरे प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराएं। आप किस तरह से चाहते हैं? जी सर, मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह कांग्रेस का जो मैन्युफैक्चर रहा है उस पर अमल होना चाहिए कि जी, जैसे कि 10 दिन में जो कर्जा माफ़ी है और तमाम बातें जो विद्यार्थियों के लिए व्यापम को ख़त्म करना है, दोबारा डायरेक्ट भर्ती करना जो शुरू है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये हमारे ये मुद्दे हैं। इन पर जो अमल करेगा वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। कमलनाथ, मैं ऐसा चाहता हूं कि जनता ने वोट दिया है वचन पत्र के नाम से, जिन्होंने घोषणाएं की हैं और कमलनाथ का काम दिख रहा है। उन्होंने जितनी मेहनत छिंदवाड़ा में दी है, चुनाव लड़ा गया है छिंदवाड़ा मॉडल के आधार पर। आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? मुख्यमंत्री चाहे सिंधिया जी बने या कमलनाथ जी बने, लेकिन मेरा पर्सनल कहना यही था कि वो जो शिवराज जी अच्छे काम छोड़ के गए हैं उन अधूरे कामों को पूरा करें। प्रदेश का विकास आप चाहते हैं? जी, मेरा भी मानना यही है कि विकास मॉडल को अगर देखते हो, छिंदवाड़ा को अगर अपन देखेंगे तो कमलनाथ जी ही सबसे बेस्ट CM का ऑप्शन है MP के अंदर। आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? तो यहाँ पर जाति समीकरण को भी साधना होगा। 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाने होंगे, एक अल्पसंख्यक, एक पिछड़ा, एक आदिवासी। आप कैसा चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो तजर्बे में सबसे अच्छे दिग्विजय सिंह जी हैं और किसी ने यहाँ पे किसी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया। मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह बेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले बहुत अच्छी सरकार चलाई है। जनता ने 15 सालों से
परेशान होकर बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। ये सोच के नहीं दिया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जनता तो बस ये चाहती थी कि जो 15 सालों से नारी सम्मान की जो बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, बेरोजगारी की, किसानों की आत्महत्या हो रही थी, इनसे छुटकारा पाने के लिए वोट दिया है। और इसके लिए कोई भी सीएम बन सकता है, लेकिन काम जो वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं, उस पर पूरा अमल होना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग जो है सिंधिया को चाहते हैं, कुछ लोग कमलनाथ को चाहते हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह को भी मौका दिया जाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि शिवराज सिंह ने जो अच्छे काम किए हैं उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल ये फैसला तो राहुल गांधी पर है कि वो मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में देते हैं। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस रुकने असेंबली जीतू पटवारी ने कहा कि आला कमान के हुक्म पर ही वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के कर्ज माफी पर जल्द ही सरकार फैसला लेगी। से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है दिल्ली में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे परिवार के सभी निर्वाचित विधायकों ने और जो हमें समर्थन दे रहे हैं उन सभी परिवार के साथियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेके राहुल जी पे छोड़ा है। कमलनाथ का एक नाम सामने आया है, बस माना जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। आप कयासों के भाव तो हो सकते हैं, पर 2 बजे तक का वेट करें। बिल्कुल। आपका अभी विजयी प्रत्याशी का दर्जा क्या आगे बढ़ के मंत्री भी बनने वाला है? मैं एक कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हूं और मैंने हमेशा विपक्ष में रह के कांग्रेस पार्टी के विचार को जीते हुए जनता की आवाज़ उठाई है। मेरा क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस की सरकार बने, जनता की सरकार बने, जनता से किए हुए घोषणा पत्र में वादे हम जल्दी से उनको मूर्त रूप दे पाएँ, किसानों को राहत दे पाएँ, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कुछ सोच पाएँ। हमारा विज़न वो है। मैं क्या बनूंगा, व्यक्ति क्या बनेगा, इसका विज़न नहीं। इच्छा क्या है आपकी? मेरी इच्छा अच्छा जनसेवक बन के लोगों के मन में जगह बनाने की है और मैं उसकी कोशिश करता रहता हूँ। फिलहाल जो सबसे बड़ा एजेंडा जिस पे बीजेपी भी नज़र रखे हुए है कि कैसे कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफ़ी को निपटाती है, क्योंकि अभी खजाना खाली है। सीएम हालांकि बोल के गए हैं कि काफ़ी पर्याप्त धन वो छोड़ के गए हैं, खजाना खाली नहीं करके जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा एजेंडा है, किस तरह इसको पार्टी पूरा करेगी? नहीं, चूँकि कांग्रेस पार्टी का मूल भाव गरीब और किसान है और उनका दर्द है और उनकी समस्याओं का समाधान है। हम कोशिश करेंगे कि हम 10 दिन में हमने जो वादा किया 100% किसानों के कर्ज माफ़ी की पूर्णता की ओर ले जाएं। आप देखोगे कि हर वक्त किसानों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और मेरा तो व्यक्तिगत एजेंडा है कि किसान का भला नहीं होगा, किसान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था और ताकतवर नहीं हो सकती। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से 10 दिन में उसका पक्षधर हूँ और ताकत से उस बात को कहूँगा। बिल्कुल, लेकिन जो एजेंडा बाकी एजेंडा है, तमाम मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस फोकस कर रही है, 1 to 1 विधायकों के साथ चर्चा कर रही है, वो और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे फोकस है? किसान कर्ज माफी तो पहला सबसे मेन मुद्दा लगता है। इसके अलावा रोजगार, बच्चे, एक परिवार का बेटा जवान होने के बाद, शिक्षित होने के बाद अगर रोजगारी पर नहीं लगता है तो माता पिता परिवार पूरा व्यथित होता है। मैं समझता हूँ कि रोजगारी का मुद्दा बड़ा है और उस पर कांग्रेस फोकस्ड करके हम एक व्यवस्था के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आपका क्षेत्रीय एजेंडा क्या रहेगा, किस तरह से आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? मेरा क्लियर है, मैंने कहा था कि अगले 5 साल में आधारभूत सुविधाओं का तो हर वक्त प्रयास चलता ही रहेगा, पर हर गांव में पानी मिले सिंचाई के लिए, नर्मदा का। हर गांव में, हर नगर निगम की हर कॉलोनी में, ग्रामीण के हर कॉलोनी में नर्मदा का पानी जाए पीने का। एक हॉस्पिटल जिसमें बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, सुनिश्चित हो, उसके लिए एक अच्छा, मेरी विधानसभा में बड़ा हॉस्पिटल बनाना। एक खेल संकुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिस पर मध्य प्रदेश के बच्चे खेलें, इंदौर के खेलें, राऊ के खेलें और देश के लिए नाम करें। ये 4 फोकस्ड एजेंडे मैंने मेरे घोषणा पत्र में किए थे और 5 साल में मूर्त रूप देना है, हर हालत में देना है, हर परिस्थिति में देना है। बिल्कुल, वक्त है बदलाव का और ये बदलाव मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही जिस तरह से विकास की ओर कांग्रेस ले जाएगी, एजेंडे में उसके शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी, जहां कांग्रेस शानदार जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारियों में है और वज़ीर-ए-आला को लेकर यहां भी सरगर्मियां उरूज पर हैं। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में जीत के बाद अब कांग्रेस के अंदर वजीराला ओहदे को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं। मंगलवार को आए नतीजों के बाद बुधवार को मीटिंगों का दौर चला। दिन भर बैठकों के बाद वजीराला का फैसला नहीं हो सका। अब पार्टी आलाकमान यानी राहुल गांधी वजीराला का चेहरा चुनेंगे। 68 जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बैठने वाले सभी सदस्य सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि यहाँ का जो सीएलपी नेता जिसको बनाना है वो राहुल गांधी जी एआईसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। वजीराला किसे बनाना है, इसे लेकर कांग्रेस कारकुनान को राहुल गांधी के फोन भी आ रहे हैं, जिसमें हर कारकुनान से उनकी पहली पसंद पूछी जा रही है। बताया जा रहा है कि वजीराला के इंतखाब में राहुल के इस कॉल पर मिले जवाब ही सबसे अहम होंगे। राहुल गांधी ने कारकुनान को ऑडियो पैगाम भेजकर राय रखने की बात कही है। रियासत में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। ऐसे में 15 साल बाद बड़ी जीत दिलाने में रियासती कांग्रेस सदर भूपेश बघेल का रोल काफी अहम माना जा रहा है। बघेल को इस रेस में अहम दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। पीसीसी चीफ रहते ही बघेल ने कारकुनान में जान डाली और रियासत में सरकार मुखालिफ लहर पैदा करने में काफी हद तक कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ में वजीराला की दौड़ में रियासती कांग्रेस सदर भूपेश बघेल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कुर्मी लीडर के तौर पर पहचाने जाने वाले बघेल को पार्टी को खड़ा करने वाली शख्सियत भी माना जा रहा है। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर देने वाले और अपनी सियासत की वजह से रियासत में जमीनी पकड़ रखने वाले वजीराला ओहदे के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भूपेश बघेल पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदर हैं। वो पाटन सीट से रुकने असेंबली हैं। रियासत में अपनी जमीनी पकड़ की बदौलत बघेल सियासत में बड़ी पहचान बनाने में कामयाब रहे। सीडी कांड की वजह से सुर्खियों में रहे भूपेश बघेल को जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रियासत में बीजेपी सरकार की बड़ी फजीहत हुई। कांग्रेस के हक में लोगों का माहौल बना। मरकज आला कमान की तरफ से हुक्म आने के बाद भूपेश बघेल जमानत लेने को राजी हुए। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो उस वक्त भूपेश ने यूथ कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की थी। दुर्ग जिले के रहने वाले भूपेश 80 की दिहाई में यूथ कांग्रेस के सदर बने। यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ सफर रियासती सदर तक पहुंचा। 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग रियासत बनने पर भूपेश बघेल पाटन से रुकने असेंबली चुने गए और जोगी सरकार में काबीनी वजीर बने। अक्टूबर 2014 से वो कांग्रेस के रियासती सदर हैं। बघेल माशी इस्लाहात के लिए भी मुहिम चलाते रहे हैं और खर्चीली शादियों के सख्त खिलाफ हैं। इसी वजह से इज्तिमाई शादी का इनेकाद करते हैं। 2003 में रमन सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर एहतजाज चलाने वाले भूपेश बघेल कांग्रेस में सीएम ओहदे के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।